हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 28 अगस्त। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 28 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो की क्विज और पीडीएफ मिल जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, असम का वांचुआ महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये तिवा जनजाति या लालुंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 पैरालंपिक खेलों का 16वां संस्करण था इस बार जो चल रहा है, और इसका मस्कट है सोमाइटी। ओके, टोक्यो पैरालंपिक पर मैंने वीडियो दी हुई है, आप उसको भी सपोर्ट करें, पैरालंपिक के हमारे खिलाड़ियों को भी सपोर्ट करें, वीडियो को भी देखें, शेयर करें, जिससे अवेयरनेस फैले। जैसा रिस्पॉन्स आ रहा था टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों, जैसा सम्मान दिया सब लोगों ने ओलंपिक के खिलाड़ियों में को भारतीय, वैसे ही मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग पैरा एथलीट को भी सपोर्ट करें। इस वजह से वो वीडियो भी देखिए और शेयर भी कीजिए, और इम्पॉर्टेंट तो है ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर बात करें हम लोग इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में, तो भारत है 121वें स्थान में। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने WEP नेक्स्ट नामक महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में WEP NXT या इसे नेक्स्ट भी कह सकते हैं हम लोग, तो WEP NXT नाम का एक महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने इसे दोस्तों लॉन्च करने के लिए एक संस्था है सिस्को, इसके साथ साझेदारी की है। तो नीति आयोग और सिस्को ये दोनों मिल करके इसे लॉन्च किए हैं। ये एक विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है। ये बेसिकली दूसरी बार कहीं लॉन्च किया जा रहा है, इसका ये सेकंड एडिशन है। पहला एडिशन 2017 में लॉन्च हुआ था, ये उसी का नेक्स्ट स्टेज है, अगला चरण है WEP का। WEP 2017 में पहली बार लॉन्च हुआ था, ये WEP NXT जो है ये इसी का नेक्स्ट अपग्रेडेशन है। ठीक है, इसका उद्देश्य है भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। अब आया है नीति आयोग, तो नीति आयोग के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, नीति आयोग की स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 को हुई थी। योजना आयोग जो चला करती थी ना, योजना आयोग का नाम ही बदल करके नीति आयोग किया गया। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नरेंद्र मोदी जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अच्छा, इसका अध्यक्ष वही होगा जो प्रधानमंत्री होगा। तो नरेंद्र मोदी जी क्योंकि 2014 से ही प्रधानमंत्री हैं, तो इसके ये पहले भी अध्यक्ष हैं और वर्तमान में भी अध्यक्ष हैं। ओके, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार जी और CEO हैं अमिताभ कांत। अच्छा, पूर्णकालिक सदस्य इसमें होते हैं 5 और पदेन सदस्य होते हैं 4। ठीक है, और इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल मैंने आपको बताया हुआ है वीडियो बना करके, तो आप उससे भी देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नीति आयोग बात करें तो ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। अब ये गैर संवैधानिक निकाय क्या होता है, यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? तो ये दोस्तों वो होता है जब हमारा संविधान बन रहा था उस टाइम पर जो दोस्तों चीज़ें उसमें लाई गई, संविधान के तहत जो उस टाइम पर बनाई गई जो संस्था जो बॉडी, उसे कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या संवैधानिक निकाय। लेकिन उसके बाद जब हमें जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, उसके बाद हम लोगों ने जो आयोग जो चीज़ों की जो संस्थाओं का गठन किया, वो सभी गैर संवैधानिक निकाय हुआ। ठीक है, यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुआ। तो देखिए यहाँ पर ये 2015 में स्थापित हुआ था, जबकि भारतीय संविधान तो 1950 में ही लागू हो गया था। इस वजह से हम लोग क्या कहेंगे, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है और ऐसे ही पूछा जाएगा कि नीति आयोग है, ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसे ऑप्शन बना करके दे सकता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताओ नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पहले उपाध्यक्ष नीति आयोग के कमेंट जरूर करना। चलिए अगला कुछ। अच्छा, नीति आयोग का फुल फॉर्म तो बताया ही नहीं मैंने। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी पूछा गया है, नीति का फुल फॉर्म याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता किया? तो भारत ने अभी हाल ही में मालदीव के साथ मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता किया है। भारत दोस्तों मालदीव में ये प्रोजेक्ट स्थापित करेगा।
एक्चुअली में भारत की कंपनी एफकॉन्स जो है AFCONS जो कि मुंबई में है, इसके द्वारा मालदीव में ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ओके, इसे GMCP भी कहा जा सकता है, ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी कहा जा सकता है। तो इस प्रोजेक्ट में भारत सरकार जो है वो $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत इन्वेस्टमेंट कर रही है और $100 मिलियन जो है ये अनुदान के माध्यम से फंडिंग कर रही है। ओके, ये जो दोस्तों जो $400 मिलियन होगा, ये एग्जिम बैंक जो है ना इंडिया का, एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा दिया जाएगा। क्लियर? मालदीव आया है। अब वर्ल्ड मैप में चलते हैं, देखते हैं मालदीव है कहां पर। तो वर्ल्ड मैप में देखिए दोस्तों, ये रहा अपना प्यारा भारत, बड़ी सी कंट्री, इसकी अपेक्षा में बहुत सी छोटी सी कंट्री है ये मालदीव। देखिए यहां पर नीचे आप आएंगे, साउथ में बहुत ही छोटा, अब बहुत ज्यादा जूम इन करना पड़ता है इसको देखने के लिए। ये रही कंट्री मालदीव, ये रही, ये है मालदीव। ओके, मालदीव की राजधानी यानी कैपिटल होती है माले, और यहाँ के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। यहाँ की करेंसी होती है मालदीवियन रुपया। क्लियर? तो यहीं पर प्रोजेक्ट बना रही है भारत सरकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फतह-1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों पाकिस्तान ने फतह-1 नाम का एक रॉकेट सिस्टम का सफलतम परीक्षण किया है। पाकिस्तान के द्वारा ये सफल परीक्षण किया गया है। ये एक स्वदेशी रॉकेट सिस्टम है और एक गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। ये देखिए गाइडेड है, इसका मतलब ये है कि अगर एक बार टारगेट लॉक कर दिया गया तो ये उसको गाइड करते हुए उसको फॉलो करती रहेगी, चाहे वो टारगेट कहीं पर भी मूव होता रहे, ठीक है, किसी भी प्रकार से। तो गाइडेड का यही फायदा होता है क्योंकि वो बिल्कुल सटीक निशाना लगाने के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये भी एक फतह-1 जो है ये एक गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। रॉकेट सिस्टम है यानी कि ये मिसाइल वगैरह को लॉन्च करेगा, मिसाइल वगैरह को लक्ष्य तक, टारगेट तक पहुंचाएगा, ठीक है। रॉकेट सिस्टम का काम यही है। अब पाकिस्तान आया है। पाकिस्तान की कुछ और मिसाइलों के बारे में मैंने आपको उस दिन बताया था। पाकिस्तान ने दोस्तों अभी शाहीन मिसाइल का परीक्षण किया था, बाबर मिसाइल इसी का है और गौरी मिसाइल इसी का है। इसके अलावा अभी इसने गजनबी मिसाइल का परीक्षण किया था, ये भी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल था, ठीक है, परमाणु सक्षम। तो ये सभी मिसाइलें जो है ये पाकिस्तान की हैं, इसको आपको याद रखना है। चलिए पाकिस्तान आया है, पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। पाकिस्तान देखिए ये रहा, भारत के पड़ोस में ही है पाकिस्तान। इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट, राजधानी है इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपया यहाँ की करेंसी है, नेशनल असेंबली संसद का नाम है, उर्दू और अंग्रेजी यहाँ की राजभाषा है और सबसे बड़ा नगर है कराची। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने दोस्तों मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की है। पंजाब राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है, राज्य में जो बेरोजगार युवा हैं, जो अनएम्प्लॉयड जो यूथ हैं, उनको अपने स्किल्स को और ज़्यादा सुधारने के लिए, डेवलप करने के लिए, साथ ही साथ नौकरी पाने की संभावनाओं को, अपने आप को और ज़्यादा सक्षम बनाने के लिए, जिससे संभावनाएं बढ़ सके, उनको जॉब मिलने में मदद मिल सके, इन सब उद्देश्य से पंजाब राज्य सरकार ने मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की है। अब जैसा कि आप जानते हैं यूपी में चुनाव आने वाला है और पंजाब में चुनाव आने वाला है, तो अब ये दोनों राज्य सरकारें खूब योजनाएं लॉन्च कर रही हैं। तो ऐसे में इन दोनों राज्यों से लगातार योजनाएं आएंगी और इनको सबको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इस योजना के तहत दोस्तों ट्रेनिंग पीरियड से लेकर के अगले 12 महीनों तक 2500 रुपये प्रति माह भी दिया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। पंजाब आया है, पंजाब के बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में, वहाँ के गवर्नर भी चेंज हुए हैं, इस वजह से पहले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यही है, हाल ही में किसे पंजाब के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार मिला? तो पंजाब के और चंडीगढ़ के, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी भी है, तो यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ और पंजाब इन दोनों के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार मिला बनवारी लाल पुरोहित जी को। बनवारी लाल पुरोहित दोस्तों ये तमिलनाडु के वर्तमान में गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, तो इनको पंजाब का राज्यपाल चुना गया है। साथ ही साथ चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर चुना गया है, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। किसकी जगह पर आए हैं? ये आए हैं बीपी सिंह बदनौर जी की जगह पर, जिनका कार्यकाल अभी हाल ही में पूरा हुआ है। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बहुत बार मैंने आपको बताया है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत उस दिन मैंने बोला था तो कई स्टूडेंट कंफ्यूज थे। देखिए प्रसाद पर्यंत का क्या मतलब हुआ? प्रसाद पर्यंत का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति जब चाहेगा
तब इनकी नियुक्ति कर सकता है, जब चाहेगा तब इनको ट्रांसफर कर सकता है, जब चाहेगा तब वो इनको हटा सकता है। यानी पूरा का पूरा दारोमदार जो होगा वो राष्ट्रपति के ही हाथों में होगा। वो कभी भी राज्यपाल को कहीं भी नियुक्त कर सकता है, कहीं से भी हटा सकता है। ठीक है, तो जनरली ये होता है प्रसाद पर्यंत। लेकिन अगर पूछा जाए मैक्सिमम कितने वर्षों तक रह सकता है राज्यपाल अपनी सीट पर, तो मैक्सिमम 5 वर्षों तक रह सकता है। अगर ऑप्शन में आपको प्रसाद पर्यंत नहीं दिख रहा है तो आप बाय डिफॉल्ट 5 ईयर लगाएंगे। अब इसके पीछे का कारण समझिए। इसके पीछे का कारण यह है कि राष्ट्रपति खुद एक पद है और वो जो है वो 5 वर्षों के लिए नियुक्त होता है। तो कोई राष्ट्रपति अगर मान लीजिए अपने नीचे किसी को नियुक्त करता है तो वो ऐसा तो नियुक्त कर नहीं सकता कि हम तो भैया 5 साल के लिए हैं लेकिन हम तुमको 10 साल के लिए नियुक्त कर देंगे। कैसे नियुक्त कर दोगे? आपकी खुद क्षमता 5 वर्षों के लिए है तो आप 10 सालों के लिए किसी को नियुक्त नहीं कर सकते हो। इसी वजह से वो बाय डिफॉल्ट 5 वर्षों के लिए ही मैक्सिमम नियुक्त कर सकता है, लेकिन प्रसाद पर्यंत होता है, यानी कभी भी बीच में भी हटा सकता है। ये हुआ प्रसाद पर्यंत का मतलब। इस्तीफा की बात करें तो इस्तीफा ये अपना राष्ट्रपति को ही सौंपता है। ये राज्य का महामहिम होता है। राज्यपाल राज्य का महामहिम होता है, राष्ट्रपति केंद्र का यानी पूरे भारत का महामहिम होता है। शपथ इसको कौन दिलाता है? तो शपथ दोस्तों हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है राज्यपाल को शपथ। ठीक है, और इसके विपरीत अगर हाई कोर्ट का अगर चीफ जस्टिस है तो उसको अगर शपथ दिलाना है तो उसको शपथ राज्यपाल दिलाएगा, यानी दोनों एक दूसरे को दिलाते हैं। ठीक है, चलिए अब पंजाब के बारे में देख लीजिए। यहां पर है देखिए पंजाब, ये देखिए अमरिंदर सिंह यहाँ पर है कांग्रेस पार्टी से चीफ मिनिस्टर। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। बनवारी लाल पुरोहित जी नए राज्यपाल हो गए हैं, अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। रविशंकर झा जी पंजाब और हरियाणा कोर्ट के करंट टाइम पर हैं चीफ जस्टिस। पंजाब देख लीजिए मैप में, ये रहे इसकी लोकेशन। ये अपना बॉर्डर दोस्तों हिमाचल प्रदेश से शेयर करता है, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी से शेयर करता है, हरियाणा से शेयर करता है और राजस्थान से अपना बॉर्डर शेयर करता है पंजाब। क्लियर? पंजाब में कुल जिलों की संख्या है 22, विधानसभा में सीटें हैं 117, लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 7 सीटें यहां से जाती हैं। अगला क्वेश्चन, HSBC इंडिया के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो HSBC इंडिया के नए CEO बन गए हैं हितेंद्र दवे। हितेंद्र दवे को दोस्तों नए CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में RBI की मंजूरी मिल गई है। RBI से मंजूरी क्यों जरूरी है ये बात मैंने आपको कल बताई हुई थी। तो इनको अगले 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है हितेंद्र दवे जी को। ये सुरेंद्र रोसा की जगह लेंगे। सुरेंद्र रोसा HSBC इंडिया के अभी तक CEO थे, लेकिन अब उनको HSBC एशिया पैसिफिक का बना दिया गया है CEO। तो अब वो जाएंगे हांगकांग। ठीक है, एशिया पैसिफिक यानी कि एशिया प्रशांत क्षेत्रों में जो भी पूरा सेक्टर है उस जोन के लिए ये होंगे, यानी इनको प्रमोट किया गया है। और जबकि हितेंद्र दवे जो हैं ये केवल HSBC इंडिया के CEO होंगे। क्लियर? HSBC की स्थापना 1853 में हुई थी। मुंबई में ये हेडक्वार्टर्ड है। अभी कल मैंने आपको संदीप बख्शी जी के बारे में बताया था जो कि ICICI बैंक के CEO बने हैं दोबारा से। इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, शशिधर जगदीशन जी HDFC बैंक के CEO हैं। प्रशांत कुमार जो हैं ये यस बैंक के हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सन प्योर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो सन प्योर दोस्तों एक ऑयल प्रोडक्ट है और इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है सोनू सूद को। अभिनेता सोनू सूद अब इसके भी ब्रांड एम्बेसडर होंगे। सोनू सूद दोस्तों कई और प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर ऑलरेडी हैं। फॉर एग्जांपल एसर इंडिया, स्पाइस मनी, पंजाब कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव का इन्हें बनाया गया था। ओयो होटल्स के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। सोनू सूद ने दोस्तों एक बुक भी लिखी हुई है आई एम नो मसीहा, ये भी याद रखना आपको, आई एम नो मसीहा। ठीक है, और इनको दोस्तों फोर्ब्स मैगजीन ने लीडरशिप अवार्ड दिया था। लीडरशिप अवार्ड 2021 सोनू सूद को मिला है। सोनू सूद को दोस्तों चुनाव आयोग ने पंजाब का स्टेट आइकॉन भी चुना है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको सोनू सूद से याद रखना है। अच्छा, इन्होंने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था जो कि फ्री में IAS कोचिंग स्कॉलरशिप प्रदान करता है, जिसका नाम है संभवम। क्या नाम है? संभवम। इतनी जानकारी आपको सोनू सूद से होनी चाहिए। वीडियो पसंद आती हो, हेल्पफुल लगती हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दिया करो। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डॉग डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, हर कुत्ते का एक दिन आता है, तो यही है वो दिन 26 अगस्त। 26 अगस्त को दोस्तों इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है।
ये शुरू कब से हुआ था? 2004 से मनाया जाना शुरू हुआ था और कोलिन पेज नाम के एक व्यक्ति के द्वारा ये शुरू किया गया था अमेरिका में 2004 से ही। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? कुत्ता, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, एक पालतू जानवर होता है, बहुत ही वफादार होता है और इसको जो लावारिस जो कुत्ते होते हैं सड़कों पर कभी कभी पाए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। इनकी मदद करने के लिए, इनके बचाव के लिए, इनके संरक्षण के लिए और इनको एक प्यार भरा वातावरण प्रदान करने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, ये दिवस, इसके लिए एक दिवस डेडिकेट किया गया है, इंटरनेशनल डॉग डे। क्लियर? अच्छा दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल के अपने बैच के बारे में, पेड कोर्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसकी वैलिडिटी 2 ईयर्स के लिए बढ़ा दी गई है, यानी कि अगर आप कोर्स लेते हो तो 2 वर्षों तक इसे एक्सेस कर सकते हो और अनलिमिटेड टाइम वॉच है, यानी कितनी भी बार वीडियोज़ को आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि अन्य प्लेटफॉर्म की तरह आपको 1 बार या 2 बार ही देखने को मौका मिलेगा। आप कितने भी बार वीडियोज़ को देख सकते हो। हर एक टॉपिक आपको चैप्टर बाय चैप्टर बताया जाता है वीडियो के माध्यम से, फिर उसकी डिटेल नोट्स दी जाती है, फिर उसका मॉक टेस्ट दिया जाता है, यानी चैप्टर बाय चैप्टर मॉक टेस्ट, चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स और चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो मिलती है। इसमें लगातार वीडियोज ऐड होती हैं और आप अगर MZT 100 कूपन कोड यूज करते हो अभी, तो आपको अभी 100 रुपए का और डिस्काउंट मिल जाएगा 599 के बाद भी, यानी ये कोर्स मिल जाएगा 499 में। तो आप इसका अभी फायदा उठा सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है और आप कोई भी प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप पता कर सकते हैं। MZT ऐप पर ये मिल जाएगा आपको कोर्स। तो MZT ऐप अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया है तो उसे इंस्टॉल करके रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक गौरेक्स लॉन्च किया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में गौरेक्स नाम का एक भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक लॉन्च किया गया है NCDEX के द्वारा। NCDEX के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक होगा। NCDEX का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। गौरेक्स है क्या? ये दोस्तों एक वैल्यू बेस्ड क्षेत्रीय सूचकांक है, एक इंडेक्स एक प्रकार से, जो कि टाइम के बेसिस पर ये ट्रैक करता है, ये बताता है कि जो ग्वार गम रिफाइंड स्प्लिट्स हैं और ग्वार सीड्स हैं, इनका कितना प्रोडक्शन किया जा रहा है, किस प्रकार से इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है, यानी इस पर पूरा ये रिपोर्ट जारी करता है। एक इंफॉर्मेशन आपको जानना जरूरी है कि भारत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्वार उत्पादक देश है। ये दुनिया भर में 80 to 85% का ग्वार उत्पादन करता है। और वहीं भारत में अगर बात किया जाए कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है तो वो है राजस्थान। राजस्थान अकेले टोटल भारत के प्रोडक्शन का 80% मार्केट शेयर करता है। ओके, तो राजस्थान हुआ देश का शीर्ष उत्पादक राज्य और दुनिया में शीर्ष उत्पादक देश हुआ भारत। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी तटों पर कौन सा तूफान या हैरिकेन आया? तो अभी हाल ही में अमेरिकी तटों पर दोस्तों हेनरी नाम का एक हैरिकेन आया है, तूफान आया है, हेनरी हैरिकेन। अब देखिए इसे हैरिकेन क्यों कहा जा रहा है? हैरिकेन दोस्तों, जैसे हम लोग यहाँ पर साइक्लोन कहते हैं ना, वैसे अमेरिका वगैरह में, या कहें कि जो प्रशांत महासागर है, पूर्वी प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर, वहाँ पर जो साइक्लोन होते हैं उन्हें हैरिकेन कहा जाता है। तो उस हैरिकेन का नाम है हेनरी। ठीक है, आप हैरिकेन नाम मत समझिएगा, हैरिकेन साइक्लोन को कहते हैं, यानी चक्रवाती तूफान को कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो आता है अपने यहाँ भारत में, तो इसमें क्या कहा जाता है? इसमें कहा जाता है जैसे फानी तूफान आया, वायु तूफान आया, गुलाब तूफान आया, तो कहेंगे क्या? गुलाब साइक्लोन आया, वायु साइक्लोन आया या फानी साइक्लोन आया। ऐसे ही वहाँ पर हैरिकेन कहा जाता है, वहाँ पर हेनरी हैरिकेन आया हुआ है। ठीक है, जो कि एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म हेनरी आया हुआ है जो कि अमेरिका के तटों से टकराया हुआ है और न्यू जर्सी और मैसाचुसेट वगैरह में बाढ़ वगैरह की स्थिति भी आ गई है इसी वजह से। तो याद रखना है, एशिया पैसिफिक क्षेत्रों में साइक्लोन कहा जाता है और दोस्तों हैरिकेन कहा जाता है अटलांटिक ओशियन में या फिर पूर्वी प्रशांत महासागर वगैरह के क्षेत्रों में। अच्छा, अब इनका नाम कैसे दिया जाता है, इस पर मैंने आपको 3 वीडियो दी हुई हैं। आप एक भी वीडियो अगर देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि नामकरण कैसे होता है।
मैं रिकमेंड करूंगा आप लेटेस्ट वाली वीडियो देखो, क्योंकि अब नई लिस्ट आ चुकी है और पहले से ही आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि अगले 10-20 सालों में कौन कौन से तूफान आने वाले हैं। ठीक है, बस दोस्तों ये तो थी हमारी आज के दिन की टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जाइए इसकी क्विज भी सॉल्व कर लीजिए एमजेटी ऐप पर। इसकी पीडीएफ वगैरह सब आ चुकी हैं, तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं डिटेल्स के साथ। ठीक है, तो डिटेल्स का जो पिछली अभी पेंडिंग पड़ी थी वो सभी पीडीएफ अपलोड कर दी गई है, डाउनलोड करके आप रीड कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल सेक्शन में नई नई चीज़ें ऐड करवाई जा रही हैं, तो आप इनको पढ़ करके भी फायदा उठा सकते हैं। बाकी वीडियो कोर्सेज सेक्शन में जाकर के आप वीडियो कोर्स ले सकते हैं, ई बुक में जाकर आप ई बुक ले सकते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह में जाकर के आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं। कमेंट करके हमें ये भी आप बताइए कि आने वाले दिनों में दोस्तों आपको कौन कौन से मॉक टेस्ट चाहिए, कौन कौन से पेड कोर्स चाहिए। आप अगर बताओगे कमेंट करके, जैसी डिमांड रहेगी वैसे कोर्स लॉन्च किया जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है, CISF के वर्तमान में महानिदेशक कौन है। अगला है, भारत पे के वर्तमान में MD और CEO कौन है। किस वर्ष तक भारत को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिल सकती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश या कहें लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल्स के साथ जरूर आंसर करना। वीडियो आप लाइक नहीं किए हो, भूल गए हो तो लाइक जरूर कर दो और शेयर भी कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।